हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हिट्स। और मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स विच इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, जब मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है उनके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करता है या प्रेसिडेंट से करवाते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे आप लोगों को पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखने वाले लोगों ने हमें हमारे गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला सिस्टम ऑप्ट किया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश में भी जब हमारी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनके यहाँ पे, तो हम लोग भी उनके यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है। इन दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे बड़ा हेड होता है, वो सबसे बड़ा हेड होता है एग्जीक्यूटिव यूनियन का, और सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसकी होती है। पर द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज विद इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट खाली टाइटल और नॉमिनल हेड है, बाकी जो सारी रियल पावर है एग्जीक्यूटिव की, ये जो एक्सरसाइज करेंगे वो होंगे हमारे पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि आप इस आर्टिकल 74 के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिस सेज Article 74 of the Indian Constitution states that there shall be Council of Minister with Prime Minister as it had to aid and advise the President who shall in the exercise of his function and act in accordance with his advice. Basically, Article 74 of Indian Constitution कहता है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए उनका हेड। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए जो कि उनकी हेड है, जो एडवाइस करें या मदद करें प्रेसिडेंट को उनकी पावर एक्सरसाइज करने में। बेसिकली प्रेसिडेंट अपनी इतनी सारी एग्जीक्यूटिव उसके पास पावर है, लेजिस्लेटिव पावर से उनको एक्सरसाइज किसके थ्रू कर सकता है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं, सारी रियल पावर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिवन है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट कहने को ही एग्जीक्यूटिव की हेड है, पर मेन पावर जो हमारी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। इसका मतलब प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं केवल अकॉर्डिंग या सिर्फ उनके तरीके से या उनकी पूछ के या उनकी राय लेके या उनके थ्रू या जब वो चाहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इसीलिए ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतनी इंपॉर्टेंट पावर होल्ड करे। बेसिकली आप ये सोचिए कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर, ऐसी पावर क्यों दी गई और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हमारे पीपल्स उसे खुद चुनते हैं। और प्रेसिडेंट कौन होता है? उसको सारे एमपीज और एमएलए चुनते हैं। तो बताइए, अगर एमपी एमएलए चुनेंगे तो वो अपने के थ्रू ही चुनेंगे, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में तो वो ऐसा प्रेसिडेंट चुनेगी जो उसकी बात माने। इसीलिए ये फंक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो एट द एंड वो उन्हीं की बात सुनेगा, और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि उन्हीं की बात माननी है। हाँ, कुछ बातों पे राय कॉन्ट्री, अगर दोनों बातों पे अगर मतभेद होगा कि कोई ये चाहता कोई ये चाहता, डायरेक्टली इलेक्टेड कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है और इलेक्शन का प्रोसेस भी वही हमें बताता है कि प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर की सुनेगा। इसीलिए जब मोर पावरफुल बात आती है तो कौन है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स पे, वो है आर्टिकल 75। बेसिकली आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, पर किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की। यहाँ पर भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करेंगे कि देखिए ये सारे मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? जो एमपी बनते हैं, वो सारे मिनिस्टर्स को हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास मिनिस्टर है, अब हमें इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाए, ये वाले मिनिस्टर किसको बनाए, या जो भी जिस भी कैटेगरी हमारे पास काउंसिल मिनिस्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उनको कैसे बनाना है, किस किस को किस पोजीशन पर वो करना है, वो हमें अपॉइंट तो हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, जैसा हमारा आर्टिकल 75 बोलता है, पर किसकी एडवाइस पे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की। अब हमारी बेसिकली इसमें कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट का। सिंपली ये है, अगर एक पार्टी जीतती है, उसकी मेजोरिटी आती है लोकसभा में, तो सिंपली जो उस पार्टी का लीडर होगा या जिसको उस पूरे जितनी भी उस पार्टी के थ्रू एमपी आए उनका सपोर्ट होगा, वो ही ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसमें कोई नहीं है, बस प्रेसिडेंट उसको बुलाएंगे और उसको शपथ दिलवाएंगे, इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। बट अगर मान लीजिए अब हमें अपॉइंटमेंट करना है प्राइम मिनिस्टर को और कोई भी मेजोरिटी नहीं है ना, किसी भी पार्टी की फुल मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेंगे,
उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशनरी पावर दी है, मतलब वो एक ऐसे इंसान को बुला सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए या अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। पर उस इंसान को कब बुलाएंगे या उस इंसान को कैसे बुला सकते हैं? बेसिकली वो इंसान वो होगा जो सबकी मेजॉरिटी, मतलब बहुत सारी 4-5 पार्टियां बैठी हैं और 3 पार्टी एक तरफ है, 2 पार्टी एक तरफ है, ठीक है। तो बेसिकली वो उन 3 पार्टी में से किसी लीडर को बुलाएंगे जो वो लीडर तीनों पार्टी की कॉन्फिडेंस को होल्ड करता हो, या फिर उन तीनों का सपोर्ट ले रखा हो उसने, या फिर वो तीनों पार्टी उस बंदे को पार्टिकुलर को सपोर्ट करे। तो उस केस में प्रेसिडेंट बुलाएंगे और उन्हें हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। जैसे हम 2004 में हुआ था, उस टाइम पे किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी, तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला कि आइए और अपनी गवर्नमेंट बनाइए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस को लेफ्ट और अदर पार्टीज उस टाइम सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है। इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमें बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर किस टाइम तक किस पे, वैसे तो जो पार्टिकुलरली पीरियड होता है लोकसभा का होता है 5 साल के लिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बार इलेक्ट हो गए तो आप पूरे 5 साल ही रहोगे, ऐसा भी होता है। बेसिकली रहता तो वही है जो पूरे कॉन्फिडेंस होल्ड करके रखेगा या मेजॉरिटी में होगा। जिस दिन उसका सपोर्ट गिर गया उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन है, कैसे सपोर्ट गिर सकता है, किसके थ्रू में किस वे में गिर सकता है, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम तक ऑफिस में रह सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कमांड अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। मतलब ये जब तक वो लोग मेजॉरिटी में है लोकसभा में, लोग जितने एमपीज हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अभी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी में है लोकसभा में, तो वो अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक नॉर्मल 5 ईयर का टर्म खत्म नहीं हो जाता, तब तक दूसरे नेशनल जनरल इलेक्शन नहीं आ जाते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जैसे हमें पता है कि ये सारे लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मिनिस्टर एक बिल को सपोर्ट करता है, मैंने मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ये बिल लाना चाहते हैं, तो पार्टिकुलरली जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनको डायरेक्टली से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते इसको सपोर्ट करना, उन्हें लगता है कि थोड़ा गलत है, तो उस केस में उन्हें या तो उसे सपोर्ट करना पड़ेगा या रिजाइन करना पड़ेगा, मीन्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल। अगर मान लीजिए कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ जाता है या पास हो जाता है मेजॉरिटी के साथ, तो उस केस में उस मिनिस्टर को ही नहीं, पूरे की पूरी मिनिस्ट्री और साथ में प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। इसका ही मतलब कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सारा काम करेंगे कलेक्टिवली, अगर किसी को एक को नुकसान नहीं होगा पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को एक साथ रिजाइन करना पड़ेगा, वही मतलब होता है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल का। अब अगर नॉर्मल सेशन खत्म हो रहा है 5 साल का, तो उस टाइम उन्हें अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी, अनलेस अगर उनके खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस लोकसभा लूज कर देती है, तो उस केस में भी अपनी उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी और वो उस टाइम फिर एमपी नहीं रहेंगे और ना ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। तो हमें अब सोच सकते हैं कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकती है कि वो खो चुकी है, कि लोकसभा लूजेस कॉन्फिडेंस इन मिनिस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज टू एक्सप्रेस, ओके। तो पहला है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन यही बताता है कि जो पूरी लोकसभा है उसको अब गवर्नमेंट में बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, और वो अगर ये बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, तो उस केस में पूरी मिनिस्ट्री को और साथ में प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो एक वे है जो हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे, इस केस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वे कि मतलब इसमें तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ता है। तो ये दिखाता है कि इतना उस गलत गवर्नमेंट ने कुछ तो इतना बड़ा बुरा किया कि सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया या उसका इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया गवर्नमेंट, लोकसभा का गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। बाय रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट बिल एंड पासिंग अ बिल सपोर्टेड बाय बेसिकली, गवर्नमेंट अपना दो हाउस है वो अपना रिजेक्शन इस तरीके से भी दिखा सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है उसे नहीं पास करके जो अपोजिशन ने बिल लाया है या कोई पार्टिकुलरली एक मेंबर जो बिल लाया है उसको सपोर्ट करिए और उसको पास करिए, तो लोकसभा इस तरीके से भी अपना रिजेक्शन दिखा सकती है। वह पासिंग ऑफ कट मोशन इन द एनुअल बजट, कट मोशन बेसिकली एक पार्टिकुलर मेंबर ऑफ लोकसभा मूव कर सकता है कि हमारा जो पार्टिकुलरली इस साल बजट आया या 5 साल का बजट आया, इस पैसे से या 1 रुपए से भी अगर वो बोलते रिड्यूस होना चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। या फिर बेसिकली इसका यही मतलब है कि वो दिखाता है
कि गवर्नमेंट की जो बजट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जो बता रही है उस पर जो लोकसभा उसको भरोसा नहीं है। बेसिकली डिसअप्रूवल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि डिसअप्रूवल मतलब अप्रूव नहीं कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा कि हाँ ये बजट पास होना चाहिए। तो इसके थ्रू बाय वोटिंग फॉर अ कट मोशन इन द एनुअल बजट लोकसभा अपना कॉन्फिडेंस और लोकसभा अपना रिजेक्शन शो कर सकती है। देन वी हैव अ रिडक्शन इन द सैलरीज ऑफ मिनिस्टर। अगर लोकसभा पास कर देती है बिल की सैलरीज ऑफ मिनिस्टर रिड्यूस होना चाहिए, तो ये भी एक तरीके का वे है दिखाने का लूजेस रिजेक्शन। एंड बाय पासिंग एन अजेंडमेंट मोशन। बेसिकली अजेंडमेंट मोशन जैसे मैंने अभी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया, हम वहाँ पे जाके अच्छे से इसको देख सकते हैं क्या होता है। अजेंडमेंट मोशन बेसिकली जब मूव होता है जब कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन हो, और जो अभी डिस्कशन शायद किसी बिल पे चल रहा है, किसी और टॉपिक पे, उस पर छोड़ दिया जाए, और जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस पर अभी डिस्कशन फिलहाल में हो। अगर इन तीनों पांचों चीज कुछ भी होती है तो ये दिखाती है कि हमारी लोकसभा है वो अपना कॉन्फिडेंस खो रही है, या अभी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी मेजोरिटी कमांड नहीं करे। वो जो फर्स्ट वाला वे था नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस केस में तो उनको सीधे ही रिजाइन करना पड़ता है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी खो देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है या तो वो सीधे लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्लैश इलेक्शन होल्ड कर ले, या दूसरे केस में वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, या जो पार्टी अब मेजोरिटी होल्ड कर रही है, या जो अब पार्टी अब कोई मेजोरिटी सीख करी है विद सपोर्ट ऑफ अदर पार्टी, उसको उसके किसी मेंबर को बुलाएं और उनसे कहें कि आप कुछ दिनों में यह टाइम देके कि अपनी मेजोरिटी फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे प्रूफ कीजिए कि आपकी मेजोरिटी है, तो उस केस में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं, तो उस केस में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उस केस में हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। केयर टेकर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए, जब तक कि पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कि किसी और लीडर को बनाना चाहती है, या फिर कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया इलेक्शन होने में, उस टाइम पे तो फिर हमारे वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जैसे जब हमारे जवाहरलाल नेहरू मरे थे इन मई 1964, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने हमारे उस टाइम हमारे को उस टाइम हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए थे, उनका नाम था मिस्टर गुजारीलाल नंदा, तो उनको अपॉइंट किया था। तो वो हमें एग्जाम्पल दिखाता है कि हाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते जाए। बेसिकली वो 1 ही महीने के लिए अपॉइंट हुए थे, उसके बाद इलेक्शन मेजोरिटी सीख करने के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री को उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। फिर हम बात करते हैं कि मेंबरशिप क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन हो। सारी क्वालिफिकेशन बेसिकली सेम होती है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर के लिए होनी चाहिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि वो उस टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तो उन्हें मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा। अगर वो दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ ही शुड बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अनलेस वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, आर्टिकल 74 क्या, आर्टिकल 75 क्या, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं इन केस ऑफ मेजोरिटी, इन केस ऑफ नो टोटल मेजोरिटी, या किसी पार्टी ने मेजोरिटी पूरी सीट नहीं करी है। टर्म ऑफ ऑफिस उनका क्या है, किस तरीके से लोकसभा रिजेक्शन शो कर सकते हैं टूवर्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की, ऑल्सो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।